हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोग गोस थ्योरम के सारे एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत बल तथा विद्युत दाब। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये विद्युत बल क्यों लगता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जब आप किसी चालक को आवेश देते हो, है ना, मान लीजिए आपने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया या मान लीजिए आपने उसको नेगेटिव चार्ज दिया, तो वो तो सारा का सारा जो चार्ज है उसकी सतह पर आ जाना है। ये चालक का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है जी, सतह पे आ गया। सतह पे आ गया तो क्या होगा बच्चों, वो जो आवेश हैं जो उसकी सतह पर फैले हुए हैं सजातीय प्रकृति के होंगे और वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, है ना। और उस प्रतिकर्षण के कारण ही हम लोग ये देखते हैं कि चालक की सतह पर एक विद्युत बल कार्य करने लगता है। और आज की क्लास में हम उस विद्युत बल का ही मान ज्ञात करने जा रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल तथा विद्युत दाब। ठीक है, हेडिंग आपको नजर आ रहा है। तो बच्चों इसके लिए काम करते हैं, देखो, है ना। एक चालक ले लेता हूँ मैं। देखिए, एक चालक ले लिया, किसी भी शेप का आप ले सकते हो। मैंने ये वाला ले लिया। देखो, ये मैंने बच्चों एक चालक ले लिया, ये देखो। ठीक है, ये मैंने एक चालक ले लिया। चलो अब इस चालक को आवेश देते हैं। तो आप जानते हो सारा का सारा जो चार्ज है वो इसके पृष्ठ पर आ जाना है भाई, और बच्चों एक समान रूप से वितरित हो जाना है ना। ये चालक का गुणधर्म होता है। लो जी, मैंने इसको धनावेश दिया और सारा का सारा जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, अब पृष्ठ पर वितरित हुआ है तो मैं मान लेता हूं कि पृष्ठ आवेश घनत्व का जो मान है वो कितना है, सिग्मा। ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब आप लोगों को क्या चाहिए बच्चों, आप लोगों को चाहिए इसकी सतह पर लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं बच्चों। देखो, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये जो चालक मैंने लिया है ना, इस चालक का मैं एक छोटा भाग जिसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, विचाराधीन ले लेता हूं। ये वाला छोटा भाग, देखो बच्चों, ये वाला छोटा भाग है ना, ये वाला छोटा भाग मैं विचाराधीन ले लेता हूं और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी। ठीक है, अब आपको इस ए बी भाग के बारे में कुछ बातें बताऊं बच्चों। ये जो आपका ए बी भाग है, ये जो आपका ए बी भाग है, इसका क्षेत्रफल अनंत सूक्ष्म है यानी लघु है, और इसका क्षेत्रफल मैंने कितना मान लिया बच्चों, ds। ठीक है, अब ये जो भाग है ये बहुत अधिक छोटा है और इसका क्षेत्रफल भी बहुत अधिक छोटा है। तो भाई सीधा सीधा अर्थ है, इस पर चार्ज भी बहुत अधिक कम होगा। और बच्चों इस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू को मैं कितना मान लेता हूँ, dq। कितना मान लेता हूँ, dq। दोबारा सुन लो बच्चों, आपने ये जो आपका आवेशित चालक था, ठीक है, और इसका ये जो सारा का सारा पृष्ठ था, है ना, इस पृष्ठ पर आपने एक छोटे से पृष्ठ ए बी को विचाराधीन ले लिया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना, ds। ठीक है, और इस पर आवेश कितना, dq। ठीक है बच्चों, अब आप देखो इस ए बी के अलावा ये जो चालक है इसका जो शेष बचा भाग है वो आपका रहेगा ए सी बी। ये वाला भाग ए बी जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, और शेष बचा भाग कौन हो गया, ए और सी और बी। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखो बच्चों कि जो आपका अनंत सूक्ष्म भाग ए बी है, जिसको मैं अल्पांश भाग बोलूँगा। क्या बोलूँगा बच्चों, अल्पांश भाग। उस पर जो चार्ज है वो आपका dq है और उसका जो नेचर है वो आपका पॉजिटिव है। और जो आपका शेष भाग है, जो अल्पांश भाग है वो तो आपका है ए बी,
और जो आपका शेष भाग है वो आपका है ACB। इस पर खूब सारा चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चों ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो AB भाग पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको प्रतिकर्षित करेगा, है ना, और इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसका मतलब इस पर विद्युत बल लगाएगा, और इस आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा ना, वो ही इस सतह पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर होगा। बच्चों आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल। ठीक है, तो आप लोग ये जो छोटा सा सतह है ना AB, इस पर जो छोटा सा आवेश है ना DQ, इस पर विद्युत बल का मान निकाल लो भाई, और यही इस सतह पर लगने वाला विद्युत बल हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट क्या बन गया, अब हमारा टारगेट बन गया कि AB भाग पर जो DQ चार्ज है उस पर जो विद्युत बल लगेगा उसका मान निकालना। अब इस पर विद्युत बल कितना लगेगा, तो इसके लिए हम लोग देखो किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग देखेंगे, मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो अल्पांश क्षेत्रफल DS पर उपस्थित आवेश DQ पर शेष भाग ACB के द्वारा लगाया गया विद्युत बल। छोटा भाग है, छोटे भाग पर छोटा बल लगेगा DF, है ना, और इसका मान होगा DQ गुणा E शेष, DQ गुणा E शेष। इस बात को समझिए बच्चों। देखिए आप लोग एक बात जानते हो, यदि किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यदि E है, और उस बिंदु P पर यदि आप कोई आवेश Q रख देते हैं तो उस पर विद्युत बल कितना लगता है, QE। ठीक इसी प्रकार यदि मैं आपको ये कहूँ कि ये कोई बिंदु P है और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E शेष है, और यहाँ पर जो आवेश है वो DQ रख दिया गया है, तो बच्चों देखो विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आ गया, और विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आ गया तो उस पर विद्युत बल कितना लगता है, तो आंसर है आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आवेश का मान है DQ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E शेष। तो उस पर जो विद्युत बल का मान होगा वो आपका हो जाएगा DQ गुणा E शेष। तो बच्चों मैं मान लेता हूँ कि जो ACB भाग है इस पर जो खूब सारा चार्ज है, ये वाला चार्ज इस वाले बिंदु पर जहाँ आपका DQ चार्ज बैठा है, जहाँ आपका DS क्षेत्रफल वाला छोटा टुकड़ा है, जो तीव्रता बनाता है वो है E शेष। बच्चों फिर सुन लो, E शेष क्या है, ACB भाग के द्वारा AB भाग पर उत्पन्न हुई तीव्रता। यदि ये तीव्रता E शेष है तो इस भाग में तीव्रता का मान आपका E शेष है, और इस भाग पर जो चार्ज बैठा है वो आपका DQ है, तो इस पर जो विद्युत बल लगेगा वो क्या होगा, तो आंसर है वो होगा DF बराबर DQ गुणा E शेष। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों DF बराबर सिग्मा DS, और गुणा में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, गुणा में आपका क्या आ जाएगा, E शेष। इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ। सिग्मा गुणा DS क्यों लिखा, क्योंकि आपने कहा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो AB भाग का क्षेत्रफल DS है, तो एकांक पर जो आपका आवेश है वो यदि सिग्मा है तो DS क्षेत्रफल वाले भाग पर जो आवेश होगा वो सिग्मा गुणा DS होगा, और बच्चों इसको आपने किससे लिखा है, DQ से। ठीक है, तो DF बराबर ये आ गया। अब देखो बल या विद्युत बल आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, है ना, बस आपको क्या चाहिए, शेष भाग के कारण उत्पन्न हुई तीव्रता। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, E शेष का मान ज्ञात करना।
इसके लिए बच्चों मैं हेडिंग डाल लेता हूं। देखो इसके लिए मैं हेडिंग डाल लेता हूं, ई से इसका मान ज्ञात करना। ई से इसका मान ज्ञात करना। अब इसका मान भी बच्चों एक लॉजिक से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या करते हैं, देखो हम बच्चों जो आपका छोटा भाग ए बी है ना, इसके बिल्कुल निकट, इसके बिल्कुल निकट हम बच्चों 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट तो ये वाला कंसिडर कर लेते हैं और इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों P1, और एक पॉइंट बच्चों ये वाला कंसिडर करते हैं और इसको मैं क्या बोल देता हूँ P2। अब यहाँ फिर एक बात सुनो बच्चों, जो आपका पॉइंट P1 है तथा जो आपका पॉइंट P2 है वो सतह AB के एकदम निकट है। दोबारा सुन लो, जो आपका पॉइंट P1 है वो AB के एकदम ऊपर है। एकदम ऊपर होने का मतलब, एकदम ऊपर होने का मतलब बच्चों यहाँ है, एकदम यहाँ है ना। लेकिन हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है ना, और डायग्राम में ये चीज़ें हमें थोड़ी ठीक दिखे, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा दूर दिखाया है, जबकि P1 इतना दूर नहीं है, इसके एकदम ऊपर है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही P2 जो है वो AB के एकदम नीचे है। P1 एकदम ऊपर और P2 एकदम नीचे, है ना। लेकिन वही बात, थोड़ा अच्छा दिखे आपको, चीज़ें आपको स्पष्ट नजर आए, इसके लिए मैंने P2 को थोड़ा दूर दिखा दिया। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक तो मैंने ले लिया बच्चों P1 और एक मैंने क्या ले लिया P2। जो P2 है वो अंदर वाला बिंदु है और जो P1 है वो बाहर वाला बिंदु है, ठीक है बच्चों। अब आप एक चीज़ देखो, इस अंदर वाले बिंदु पर भी 2 इंटेंसिटी बनेंगे, 2 तीव्रताएं बनेगी। एक तो किसके कारण, अल्पांश भाग AB के कारण, अल्पांश भाग AB के कारण, है ना। AB पर भी एक चार्ज है और चार्ज अपने चारों ओर फील्ड बनाता है और फील्ड के कारण इंटेंसिटी बनती है। तो इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पर एक इंटेंसिटी बनेगी और एक तीव्रता कौन बनाएगा, तो आंसर है शेष बचा भाग यानी ACB भाग, यानी ये वाला भाग। इस पर भी तो चार्ज है और ये भी फील्ड बनाएगा। कोई भी चार्ज हो या किसी भी प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो फील्ड बनाता है, फील्ड के कारण कोई ना कोई इंटेंसिटी बनेगी, तो इसके कारण भी इंटेंसिटी बनेगी। तो P2 पर 2 इंटेंसिटी बनेगी। इसी प्रकार P1 पर भी 2 इंटेंसिटी बनेगी, एक तो बनाएगा AB भाग और एक बनाएगा ACB भाग, ठीक है। और वो तीव्रताएं जो है वो किस प्रकार से होगी, ये चीज़ हम लोगों को समझनी है। यदि ये चीज़ समझ में आ गई तो ये आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों गौर से देखो आप, जो आपका AB भाग है वो P1 पर जो तीव्रता बनाता है, P1 पर जो तीव्रता बनाता है उस तीव्रता को मैं लिख रहा हूं E अल्पांश, E अल्पांश। और जो ACB भाग तीव्रता बनाता है उसको बच्चों मैं लिख रहा हूं E शेष, E शेष, E शेष। तो E अल्पांश और ई शेष देखो बच्चों इस प्रकार से होंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन चीज़ों को बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ कि ई अल्पांश क्या है, ई अल्पांश क्या है, तो ये ई अल्पांश है भाग AB के कारण तीव्रता, AB भाग के कारण तीव्रता, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये ई अल्पांश है, ठीक है, ई अल्पांश है। और ई शेष क्या है, ई शेष क्या है, तो बच्चों इसका आंसर है ACB भाग के कारण तीव्रता, ACB भाग के कारण तीव्रता, ठीक है। तो देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी होता है दूर की ओर, या प्लस चार्ज रख के देख लो, उस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बताएगा। तो यदि केवल AB भाग को देखें तो P1 पर आप पॉजिटिव चार्ज रख के देखो, ये AB भाग इसको इधर रिपेल करेगा, तो इंटेंसिटी जो होगी वो इधर होनी है। तो E अल्पांश को मैंने इस वाले तीर से दिखाया है, ओके। अब जो ACB भाग वाला पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण चाहिए, तो आप P1 पर पॉजिटिव चार्ज रख लो, रिपल्सन होना है और फोर्स इधर लगना है ना। ये चार्ज थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने सोच लिया कि हो सकता है ये तीव्रता थोड़ी ज़्यादा हो, तो मैंने इसको बड़े तीर से दिखा दिया, है ना। तो P1 पर 2 इंटेंसिटी, एक तो बच्चों AB भाग के कारण जिसको मैंने लिखा है E अल्पांश, और एक ACB भाग के कारण जिसको मैंने किसे लिखा है E शेष। तो
तो मैंने 2 एरो बना दिए और दोनों के डायरेक्शन देखो यहाँ सेम होंगे, यानी थीटा 0 डिग्री होगा। ओके, अब अंदर वाले बिंदु पे है ए बी भाग के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो बच्चों देखो इस प्रकार से होगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो, ये वाला पार्ट इस तरफ रिपेल करेगा, है ना। ओके, अंदर वाले पॉइंट पे अब एसीबी भाग के कारण यदि देखोगे तो एसीबी भाग के कारण जो इंटेंसिटी है वो अंदर वाले बिंदु पर इस दिशा में आएगी, क्योंकि नीचे चार्ज ज़्यादा है तो प्लस रखोगे तो ये वाला और ये वाला ये इधर रिपेल कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है, और ये नीचे वाला देखो इसको इधर रिपेल कर रहा है, नीचे ज़्यादा है तो फाइनली पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की ओर धकेला जाना है। तो जो एसीबी भाग है उसके कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ बढ़ना है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो P1 पर 2 इंटेंसिटी और P2 पर भी 2 इंटेंसिटी, एक तो किसके कारण, ए बी भाग के कारण, और एक किसके कारण, एसीबी भाग के कारण। और फिर कह रहा हूं यहां जो ई शेष है वो किसके कारण है, एसीबी भाग के कारण, और हमें किसका मान चाहिए, ई शेष का। ठीक है, तो बच्चों हमें ई शेष का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मैं लिखता हूं बच्चों, अंदर वाला जो पॉइंट P2 है उस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैं लिखने जा रहा हूं, देखो अंदर वाला जो पॉइंट है उस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आंसर है वो इंटेंसिटी आपकी होगी ई शेष माइनस ई अल्पांश, ये होगा। देखो ई इन बराबर, अरे भाई थीटा 180 है तो अंदर वाले बिंदु पे नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, थीटा 180 है तो ए माइनस बी, कितनी होगी, ए माइनस बी, यानी ई इन बराबर क्या होगा, ई शेष माइनस ई अल्पांश। ठीक है, और यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं ई शेष माइनस ई अल्पांश, ये 0 होना है। क्यों 0 होना है, क्योंकि बच्चों किसी भी कंप्लीट चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। दोनों भाग मिलकर ए बी और ए सी बी मिलकर एक कंप्लीट बंद चालक बनाते हैं, और बंद चालक के अंदर वाले किसी भी बिंदु पर नेट इंटेंसिटी 0 होती है। हाँ, ए बी भाग अपना अलग से इंटेंसिटी बना रहा है जिसको ई अल्पांश बोल रहा हूँ, एसीबी भाग अपना अलग से इंटेंसिटी बना रहा है जिसको मैं ई शेष बोल रहा हूं, लेकिन दोनों मिलकर ये कंप्लीट बंद चालक हो गया, और बंद चालक के अंदर वाले बिंदु पे तीव्रता 0 होती है। तो ये ई इन जो है वो चालक के अंदर वाले बिंदु पर नेट इंटेंसिटी है, और इसका वैल्यू कितना होना है, 0, तो मैंने 0 रख दिया, इज इक्वल टू ई शेष माइनस ई अल्पांश। तो बच्चों यहां से आपके पास क्या आता है, यहां से आपके पास आता है कि जो ई अल्पांश है वो ई शेष के बराबर होगा, ई अल्पांश जो है वो आपका ई शेष के बराबर होगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया आपके पास, ई अल्पांश किसके बराबर होगा, ई शेष के बराबर होगा। यानी पॉइंट P2 पर जितना इंटेंसिटी ये छोटा सा भाग ए बी बनाएगा ना, उतना ही इंटेंसिटी ये शेष बचा भाग ए सी बी बनाएगा, है ना। तभी नेट 0 आ सकती है, इनको इक्वल होना पड़ेगा तभी नेट 0 आ सकती है। इक्वल नहीं होंगे तो नेट 0 नहीं होगा, जबकि चालक के अंदर नेट इंटेंसिटी 0 होती है। तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आपके पास आ गया ई अल्पांश बराबर ई शेष। ओके, अब बाहर वाले बिंदु की बात करने, बाहर वाले बिंदु पे नेट इंटेंसिटी को बच्चों मैं लिख देता हूं ई आउट, क्या लिख देता हूं, ई आउट। ठीक है, थीटा 0 डिग्री है, 2 इंटेंसिटी है देखो बाहर वाले पॉइंट पे, एक तो ये और एक ये, थीटा 0 है, थीटा 0 है तो नेट इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, तो आंसर है नेट इंटेंसिटी थीटा 0 डिग्री है तो आर बराबर ए प्लस बी होता है, यानी नेट इंटेंसिटी होगी ई अल्पांश प्लस ई शेष। ओके, यहां से देखो बच्चों आउट वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है, ई अल्पांश आपका क्या होता है, ई शेष, तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, ई शेष, प्लस यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिख देता हूँ, ई शेष। अब ध्यान लगाना बच्चों, किसी भी आवेशित चालक की सतह पर, आपने देखो चालक ठोस गोला लिया था और उसकी सतह पर तीव्रता ज्ञात की थी, है ना, और घनत्व के पदों में आई थी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। आपने चालक पट्टिका ली थी, चालक पट्टिका के निकट वाले बिंदुओं पे इंटेंसिटी कितनी आई थी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों कोई भी चालक हो उसके निकट वाले बिंदुओं पे तीव्रता सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये जो आपका चालक है, इस चालक की सतह पर स्थित बिंदु पर, और ये P1 एकदम सतह पर है, सतह के एकदम निकट है। तो जो आउट वाला पॉइंट है वहाँ इंटेंसिटी आपका कितना बनना है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यदि ये चीज़ आप नहीं समझ रहे हो, है ना, तो
जो आपने आवेशित ठोस चालक गोला लिया था ना, उसके लिए इंटेंसिटी का फार्मूला देखना जब बिंदु आपका कहाँ हो, पृष्ठ पर। और घनत्व के पदों में आप उसका आंसर देखना आपको कितना मिलेगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ई आउट के लिए क्या लिखूंगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये ई शेष और ई शेष जोड़ दो, बोलो क्या बनेगा, 2 गुणा ई शेष। तो बच्चों यहाँ से ई शेष कितना आएगा, तो आंसर ये आ जाएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 3 नंबर। ये देखो क्या आ गया ये, तो आंसर ये आ गया बच्चों एसीबी भाग के कारण, है ना, जहां आपका DQ चार्ज रखा हुआ है, यानी AB जो भाग है वहां पर इंटेंसिटी आ गई। बोलो कितनी आ गई, ई शेष बराबर कितनी आ गई बच्चों, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ गई, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या बात है, ये मान आप एक में रख दो, ये मान आप एक में रख दो। एक में मान रखोगे तो ये आएगा आपके पास DF बराबर, ठीक है, सिग्मा गुणा DS, और गुणा में ई शेष है और ई शेष का मान ये रहा, तो लिख दो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फाइनली यदि इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा बच्चों सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और गुणा में क्या आएगा DS, और इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 4 नंबर। ये आ गया आपके पास विद्युत बल का मान, किस पर, जो आपका AB भाग है उस पर उपस्थित आवेश जो DQ है ना, उस पर क्या आ गया, बोलो बल आ गया। क्या आ गया, बल आ गया। कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और गुणा में क्या आ गया, DS। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इस बल का दिशा क्या होगा, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि इस धनावेश के अलावा शेष बचा सारा का सारा धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, और उसके प्रभाव के कारण इस पर जो विद्युत बल है वो इसके लंबवत बाहर की ओर लगेगा। बच्चों, तीव्रता किसी चालक की सतह के अभिलंबवत होती है और बल लगता है तीव्रता की दिशा में। धनावेश है तो तीव्रता की दिशा में लगेगा बच्चों, प्रतिकर्षण का तीव्रता की दिशा में लगना है। अरे भाई आप लोग देखो कि DF बराबर क्या है, सिग्मा गुणा DS गुणा ई शेष। ये वाला बल किसके कारण लग रहा है, इंटेंसिटी के कारण। इंटेंसिटी कहाँ होता है, बोलो परपेंडिकुलर बाहर की ओर, तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। कहने का मतलब ये वाला जो बल है इस वाली सतह पर अभिलंबवत कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, और जिसको मैं किससे लिख रहा हूँ, DF से। इसी प्रकार आप यह भी कह सकते हो कि इस चालक का जो ये वाला छोटा सा सतह है इस पर भी बल लगेगा बाहर की ओर। ये वाला जो छोटा सतह है इसको बाकी के सब रिपेल करेंगे, और रिपल्सन के कारण जो बल है वो कहाँ लगेगा, अभिलंबवत बाहर की ओर। इस पर भी जो बल है वो कहाँ लगेगा, अभिलंबवत बाहर की ओर। इस पर भी बल कहाँ लगेगा, अभिलंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब ये जो चालक है इसकी सतह पर आवेश के कारण जो विद्युत बल लगता है वो कहाँ लगेगा, अभिलंबवत बाहर की ओर। कहाँ लगेगा, अभिलंबवत बाहर की ओर। तो बच्चों ये विद्युत बल का मान आ गया। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि इस चालक पर नेट बल कितना लगेगा, तो नेट बल चाहिए तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो बच्चों। तो नेट फोर्स बोलो कितना आएगा, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DF। ठीक है, तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF का आप मान रख दो सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और DS ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। ये आपका आ गया नेट फोर्स। ठीक है, ये क्या आ गया, बोलो नेट फोर्स। ठीक है, तो ये विद्युत बल का नेट मान है ना, जो पूरी सरफेस पे लगता है। चलो विद्युत बल आ गया। इसके बाद हम लोगों को इस सतह पर विद्युत दाब भी निकालना है, विद्युत दाब भी निकालना है। तो बच्चों जो आपका इक्वेशन 4 है उससे देखो, DF बराबर है सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा DS। तो मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ DF बट्टा DS क्या होगा, तो आप कहोगे सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बल बट्टा क्षेत्रफल है, और बल बट्टा क्षेत्रफल क्या होता है, दाब। तो ये P बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैंने बोल दिया 6 नंबर। ये आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत दाब है। ये जो P है ये क्या है बच्चों, ये जो P है ये क्या है, ये विद्युत दाब है। क्या है ये, विद्युत दाब। और ये विद्युत दाब जो है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो ये कहाँ लगता है, तो आंसर है चालक की सतह के अभिलंबवत।
चालक की सतह के अभिलंबवत और कहाँ लगता है बच्चों, बाहर की ओर। कहाँ लगता है, बाहर की ओर। तो ध्यान से सुनना, यदि किसी चालक पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, पहली बात वो अभिलंबवत बाहर की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा बताओ, अभिलंबवत बाहर की ओर। दूसरी बात उसका वैल्यू क्या होगा, तो आंसर उसका वैल्यू होगा P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। कितना बच्चों, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ और है, एग्जाम में एक बात पूछता है कि एक चालक को, है ना, धनावेश दिया गया है, उस चालक के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किस पर, आकार पर। किस पर पूछा है, आकार पर। तो बच्चों आपका आंसर होगा आकार बढ़ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, आकार बढ़ जाएगा। मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई चालक है, मान लो धातु का गोला है, आपने इसको क्या किया, आपने इसको क्या किया, आवेशित कर दिया। आवेशित करते ही क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इसकी सतह पर अभिलंबवत बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर विद्युत दाब कार्य करने लगेगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। तो बच्चों इस पर बाहर की ओर ऐसे ऐसे दाब लग रहा है, तो इसका जो साइज है, इसका जो साइज है इस दाब के कारण थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी चालक की त्रिज्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, या चालक के आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कब, जब इसे क्या दिया जाता है, आवेश। क्यों, क्योंकि इस पर क्या लगने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर। और ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। चलो आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका चालक है उसको आपने धनावेश नहीं ऋणावेश दिया है। धनावेश नहीं, बोलो क्या दिया है, ऋणावेश। अब क्या होगा, आकार बढ़ेगा या आकार घटेगा। तो बच्चों धनावेश दो या ऋणावेश दो, आवेश देने का मतलब है आवेश देते ही आकार में वृद्धि होगी। अब भी प्रेशर, धनावेश है तो बाहर की ओर, और ऋणावेश है तो ऐसा नहीं है अंदर की ओर। ऋणावेश है तब भी बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि बच्चों आप इस वाले नेगेटिव चार्ज को देख लो, इसको ये वाला नेगेटिव देखो इधर रिपेल कर रहा है ना, और बाकी के सारे देखो इसको इधर की ओर रिपेल करेंगे, और बाहर की ओर रिपेल करेंगे तो बल बाहर की ओर लगेगा। बल बाहर की ओर लगेगा तो दाब भी कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। तो यदि आपने इसको नेगेटिव वाला चार्ज दिया ना, तब भी जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, यानी बच्चों जो विद्युत दाब है, वो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। और बाहर की ओर लगेगा तो इसके आकार में बोलो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो याद रखना, परीक्षा में सवाल आता है भाई कि किसी चालक को चार्ज देने पर उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बच्चों उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, यदि ऐसा दे दिया कि चालक गोला है, उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बोल देना है कि उसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल था आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल तथा विद्युत दाब। और विद्युत दाब का मान कितना आ गया, P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। और आप देख रहे हो कि यदि पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी सिग्मा का वैल्यू यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चों चालक को आवेश देने पर चालक पर एक विद्युत दाब कार्य करने लगता है, यह बाहर की ओर लगता है, और इसके कारण चालक के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। चालक के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये पहला टॉपिक था आज का। इसके बाद बच्चों दूसरा टॉपिक देखते हैं, सेकंड टॉपिक देखते हैं। देखो नंबर 2 दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। क्या है भाई, आवेशित, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आवेशित साबुन के बुलबुले, बबल का संतुलन, है ना। अब परीक्षा में सवाल कैसे आता है
कि साबुन का बुलबुला आवेशित है, वो संतुलन में रहे, है ना, इसके लिए आप लोग पृष्ठ आवेश घनत्व का अधिकतम मान निकालो। संतुलन में रहे इसके लिए आप पृष्ठ आवेश घनत्व का अधिकतम मान निकालो, इस प्रकार का सवाल आता है ना। या संतुलन के लिए इसकी अधिकतम त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, या संतुलन के लिए इस पर उपस्थित आवेश का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, इस तरह का सवाल आता है। तो आपका जो हेडिंग है वो क्या है, आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन, यानी इक्विलिब्रियम चार्ज सोप बबल। यानी आपके पास साबुन का बुलबुला है जिसे आपने आवेशित कर दिया है और उसके संतुलन के लिए आपको कंडीशन बनाने हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम लोग उदासीन साबुन के बुलबुले को समझते हैं। उदासीन साबुन का बुलबुला, है ना, 11th क्लास में हम लोगों ने बच्चों सोप बबल पढ़ा हुआ है, सोप बबल पढ़ा हुआ है, दाब आधिक्य भी पढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें अपन 11th में कर चुके हैं, है ना। और 11th का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ काम में लूँगा, ठीक है। आपके पास पहले क्या है, उदासीन साबुन का बुलबुला है। तो बच्चों ये आपके पास है साबुन का बुलबुला, ठीक है बच्चों। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, r, त्रिज्या इसका कितना है, r। बच्चों आप लोग सोप बबल के बारे में या किसी भी बबल के बारे में जानते हो कि इसके इनसाइड वाले पार्ट का जो प्रेशर है वो आउटसाइड वाले जो पार्ट का प्रेशर है उससे ज़्यादा होता है। बच्चों अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर का जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा होता है उसको क्या बोला जाता है, दाब आधिक्य या एक्सेस प्रेशर। क्या बोला जाता है बच्चों, दाब आधिक्य या एक्सेस प्रेशर। और वो एक्सेस प्रेशर जो है वो बच्चों इस आपके सोप बबल पर इस तरह से कार्य करता है। एक्सेस प्रेशर, अंदर का दाब बाहर के दाब से ज़्यादा है। अंदर वाला दाब बबल के साइज को बढ़ाना चाहता है और बाहर वाला दाब इसके साइज को कम करना चाहता है। और आप लोगों ने 11th क्लास में बच्चों ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अंदर का दाब बाहर के दाब से ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है यानी P इनसाइड माइनस P आउट जितना भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाब आधिक्य या एक्सेस प्रेशर, और उसको लिखते हैं PE से। ये आपका दाब आधिक्य होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दाब आधिक्य। क्या बोलते हैं इसको, दाब आधिक्य। और ये क्या करना चाहता है, तो आंसर है ये आपका जो सोप बबल है इसको फैलाना चाहता है। ओके। अब बच्चों एक चीज़ और देखो, ये जो साबुन का बुलबुला जिस घोल का बना हुआ है, यदि उसका पृष्ठ तनाव कैपिटल T है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव जानते हो ना बच्चों, है ना। सतह में सिकुड़ने की प्रवृत्ति का जो गुण पाया जाता है ना, सतह में किसी भी द्रव की सतह में सिकुड़ने की प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो साबुन के सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है बच्चों। तो साबुन के घोल का यदि पृष्ठ तनाव कैपिटल T है तो बच्चों पृष्ठ तनाव के कारण ये बुलबुला जो है ये सिकुड़ना चाहेगा। और पृष्ठ तनाव के कारण जो इस पे दाब लगता है उसका मान होता है 4T/R। इसकी त्रिज्या है और T साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव है, ठीक है। और ये वाला जो दाब है ये बुलबुले को दबाना चाहता है ना। इसका मतलब क्या करना चाहता है, संकुचित करना चाहता है। क्या करना चाहता है बच्चों, संकुचित करना चाहता है। तो जो आपका दाब आधिक्य है वो तो फैलाना चाहता है, और पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब है वो इसको क्या करना चाहता है, संकुचित करना चाहता है। तो बच्चों इस सोप बबल पर दो दाब काम कर रहे हैं, है ना। एक तो देखो बच्चों आपका दाब आधिक्य वो लग रहा है बाहर की ओर, यानी वो इसे क्या करना चाहता है, फैलाना चाहता है। एक लगता है पृष्ठ तनाव के कारण 4T/R, वो इसको दबाना चाहता है, यानी क्या करना चाहता है, संकुचित करना चाहता है। अब देखो बच्चों यदि बुलबुला जो है वो संकुचित होता रहेगा तो लास्ट में फूट जाना है, या दाब आधिक्य के कारण यदि फैलता रहेगा तो लास्ट में ये फूट जाना है। हमें इसका इक्विलिब्रियम देखना है, संतुलन देखना है।
और संतुलन देखना है, यानी बुलबुला जो है वो बैलेंसिंग पोजीशन में रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो फैलाने वाला दाब है तथा जो संकुचित होने वाला दाब है दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो बच्चों बुलबुले के संतुलन के लिए मैं बात कर रहा हूँ उदासीन सॉप बबल की। बुलबुले के संतुलन के लिए जो एक्सेस प्रेशर जो है वो बोलो बच्चों जो पृष्ठ तनाव के कारण आपका प्रेशर है उसके क्या होगा, बराबर, यानी पी एक्सेस बराबर क्या होगा, 40/R। पी एक्सेस बराबर क्या होगा, 40/R। इसको बच्चों मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। किसके लिए, उदासीन सॉप बबल के लिए, है ना। इक्विलिब्रियम में जो आपका दाब अधिक है वो 40/R के बराबर होगा और बुलबुला जो है वो अपनी कंडीशन में रहेगा, फूटेगा नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या काम करें, देखो अब हम लोग क्या काम करें, अगली चीज़ देखो, अब हम लोग क्या काम करें, हम बच्चों इस बुलबुले को आवेशित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आवेशित। चलो इसको आवेश दे दिया आपने, ये लो इसको आवेशित कर दिया, इसको आवेशित कर दिया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, आवेशित करते ही इस बुलबुले पर एक विद्युत दाब और कार्य करने लग जाएगा। आप अभी अभी पढ़ के आए हो, यदि किसी भी चालक को, है ना, जो आपका सॉप बबल होता है ना बच्चों, सॉप बबल होता है ना, वो आपका कंडक्टर होता है, वो आपका चालक होता है। किसी भी चालक को आप चार्ज देते हो, सारा चार्ज सरफेस पे आता है और चार्ज के कारण उसकी सतह पर बाहर की ओर एक विद्युत दाब कार्य करने लगता है। तो जैसे ही आप इसको आवेशित कर दोगे तो देखो बच्चों, बाहर की ओर दाब आधिक्य तो कार्य कर ही रहा था इस प्रकार से, है ना, ब्लू वाले एरो से मैंने दिखाया हुआ है। इसके साथ साथ अब इस पर विद्युत दाब और कार्य करने लग जाएगा। दाब आधिक्य के साथ साथ इस पर विद्युत दाब और कार्य करने लग जाएगा। कहाँ कार्य करेगा, बोलो, बाहर की ओर। कहाँ कार्य करेगा, बाहर की ओर। और इस विद्युत दाब को मैंने क्या लिख दिया, पी इलेक्ट्रिक। क्या लिख दिया, पी इलेक्ट्रिक। अब गौर से देखो, ये जो सॉप बबल है इस पर 3 दाब काम करने लग गए। एक तो पी इलेक्ट्रिक यानी विद्युत दाब, ये आवेश के कारण लगा, कहाँ, बाहर की ओर। एक बच्चों दाब आधिक्य, बोलो कहाँ, बाहर की ओर। कहाँ बोलो, बाहर की ओर। और एक बच्चों पृष्ठ तनाव के कारण 40/R, ये बोलो कहाँ है, अंदर की ओर। ये कहाँ है, अंदर की ओर। गौर से देखो, इस पे अब 3 प्रेशर लग रहे हैं। पी इलेक्ट्रिक जिसको मैंने ब्लैक एरो से दिखाया है, बोलो कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर। एक बच्चों दाब आधिक्य जिसको मैंने ब्लू एरो से दिखाया है, कहाँ है, बाहर की ओर। और एक बच्चों पृष्ठ तनाव के कारण दाब 40/R जिसको मैंने रेड एरो से दिखाया है, कहाँ है, अंदर की ओर। तो 2 दाब लग रहे हैं बाहर की ओर और 1 दाब लग रहे हैं अंदर की ओर। तो नेट दाब कितना होगा, नेट दाब कितना होगा, तो आंसर है बच्चों नेट दाब होगा, देखो पी एक्सेस प्लस पी इलेक्ट्रिक बराबर, बोलो कितना आएगा, 40/R। यानी बच्चों बाहर वाले जो दाब है उनका जो योग है वो अंदर वाले दाब के क्या होगा, बराबर होगा। यानी पी एक्सेस प्लस पी इलेक्ट्रिक बराबर क्या आएगा, 40/R। बड़ा सिंपल है। ओके, यहां से देखो बच्चों पी एक्सेस का मान यदि निकाला जाए तो क्या आएगा, 40/R माइनस पी इलेक्ट्रिक। और यहाँ से पी एक्सेस को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अभी अभी आप निकाल के आए हो कि विद्युत दाब का मान होता है सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत दाब का मान कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर है, अभी अभी आप निकाल के आए हो। अब देखो बच्चों, हमें तो ये जो आपका आवेशित साबुन का बुलबुला है इसके इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन बनानी है, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन बनानी है। तो बच्चों ध्यान से देखो, यदि एक्सेस वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये फूलता रहेगा, इसका साइज बढ़ता रहेगा और लास्ट में इसको फट जाना है, तो बच्चों बैलेंसिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो ज़रूरी है बैलेंसिंग के लिए जो ये पी एक्सेस है ये 0 होना चाहिए। भाई 0 होगा तो एक कंडीशन में देखो बच्चों ये फैलेगा, इसका साइज बढ़ेगा और जैसे जैसे साइज इसका बढ़ना है वैसे बच्चों एक्सेस प्रेशर घटना है। और एक कंडीशन में जैसे ही एक्सेस प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, 0, ये अब फैलना बंद हो जाएगा
और ये किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो बच्चों देखो, इक्विलिब्रियम के लिए या संतुलन के लिए कंडीशन याद रखना, जो आपका आवेशित साबुन का बुलबुला है इसके संतुलन के लिए जो आपका दाब आधिक्य है वो 0 होगा। पी एक्सेस कितना होगा, 0। पी एक्सेस कितना होगा, 0। तो पी एक्सेस को 0 कर दो, तो 0 करोगे तो बच्चों ये आएगा 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ गया, 40/r। कितना आ गया, 40/r। ठीक है, ये चीज़ मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, देखो ठीक है। पी एक्सेस 0 कर देना है। यहाँ से बच्चों सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट और बट्टा में क्या है बच्चों, r, और सिग्मा बराबर कितना आ गया, अंडर द रूट 8t एप्सिलॉन नॉट r। ये चीज़ आ गई, और इसको मैं बोल देता हूँ आपका इक्वेशन नंबर 3। और ये बच्चों संतुलन के लिए आवश्यक पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या है ये, संतुलन के लिए आवश्यक पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, यानी चार्ज डेंसिटी इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सिग्मा बराबर 40 एप्सिलॉन नॉट बटा r और इसका रूट, है ना। और इस तक ये बुलबुला संतुलन में रहेगा। यदि आपने चार्ज और दे दिया, यदि आपने इससे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कर दी तो बुलबुला क्या होगा, फूट जाएगा। तो संतुलन के लिए ये क्या है, अधिकतम पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कई बार आप लोगों से अधिकतम आवेश का मान भी पूछ लेते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत आना ही नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं कि आपका जो बच्चों सिग्मा होता है उसको आप लिखते हो Q बटा A, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व है तो चार्ज बटा एरिया। जो बबल है उसका रेडियस r है, और बबल का रेडियस यदि r है तो बच्चों A की जगह आप क्या लिखोगे, 4πr², है ना। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है 4πr²। तो यहाँ से Q को आप क्या लिखोगे, Q को आप लिखोगे सिग्मा गुणा 4πr²। सिग्मा का ये वाला वैल्यू रख दो, तो Q बराबर देखो क्या आएगा, अंडर द रूट क्या आया बताओ, 8t एप्सिलॉन नॉट बटा r, ये आ गया। और गुणा में बोलो क्या आ गया, 4πr², ये चीज़ आ गई। या इस Q को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4π अंडर द रूट 8t एप्सिलॉन नॉट और r की घात 3। ये आपका हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 4। और ये क्या आ गया, अधिकतम आवेश। भाई r² था, इसको मैं अंदर लेके गया तो r की घात कितनी बन गई, 4। और 1r बट्टा में है तो 1r को मैंने काट दिया तो r की घात कितनी बचेगी, 3। तो ये क्या आ गया, आवेश का अधिकतम मान। कई बार आपसे पूछ लेता है बच्चों रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ठीक है, रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हो। ये वाला इक्वेशन देख लो, यहाँ से बोलो कितना आएगा, ये आएगा r बराबर, बोलो कितना आ जाएगा बच्चों, r का वैल्यू 8t एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा स्क्वायर, और इसको बोल दो आप 5 नंबर। तो देखो बच्चों 3, 4 और 5, 3 क्या है, साबुन का जो आवेशित बुलबुला है उसके संतुलन के लिए अधिकतम पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये अधिकतम त्रिज्या, और ये क्या है बच्चों, अधिकतम आवेश। क्या है ये, अधिकतम आवेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है। तो महत्वपूर्ण जो पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है, वो पॉइंट बच्चों आपका ये है कि यदि आपके पास कोई आवेशित चालक है, क्या है आपके पास, आवेशित चालक, तो उसकी सतह पर एक विद्युत दाब कार्य करता है, और उस विद्युत दाब का मान कितना होता है, तो आंसर है बच्चों सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, आवेशित साबुन का बुलबुला। तो आवेशित साबुन के बुलबुले के लिए आपको देखना है कि आपका जो सोप बबल है उस पर एक दाब आधिक्य कार्य करता है ना। इसके अलावा पृष्ठ तनाव के कारण एक दाब और कार्य करता है जिसका मान होता है 40/r, और जैसे ही आप इसको 4 देते हो तो इस पर एक विद्युत दाब
यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर और कार्य करने लगता है ना। तो इस पे कितने दाब लगने लग जाते हैं? 3, और 3 दाब लगने लग जाते हैं। तो 2 दाब लगते हैं बाहर की ओर और 1 दाब लगता है अंदर की ओर। तो नेट वाला प्रेशर यदि आपको लिखना है तो नेट वाला प्रेशर आपको लिखना होगा एक्सेस बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक बाहर की ओर। तो इन दोनों का योग जो अंदर वाला है उसके क्या कर देना है? बराबर कर देना है। अब आपसे पूछे कि ये जो आपका 100 बबल है इसमें दाब अधिक्य कितना बचेगा, तो आप कहोगे जी दाब अधिक्य का मान इतना बचेगा, इतना बचेगा, है ना। और जो आपका पी इलेक्ट्रिक है उसका वैल्यू बोलो कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बैलेंसिंग के लिए आपको पता है बच्चों हद से हद क्या हो सकता है? हद से हद ये एक्सेस क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और जैसे एक्सेस 0 बनेगा आपके पास एक ऐसा रिलेशन आ जाएगा कि 40/R जो है वो सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए आपको ये याद रखना चाहिए बच्चों, है ना। न्यूमेरिकल के लिए याद रखना चाहिए। आपके पास आवेशित साबुन का बुलबुला है तो आपको याद रखना चाहिए कि पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब है 40/R, है ना। आवेश के कारण जो दाब होता है सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। संतुलन में ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। ये याद रखो। यहाँ से यदि सिग्मा चाहता है तो आप सिग्मा निकाल सकते हो, R चाहता है तो R निकाल सकते हो, और यदि आपसे चार्ज चाहता है तो सिग्मा को Q/A, है ना, Q/A लिखकर आप वहाँ से किसका मान निकाल सकते हो? चार्ज का मान निकाल सकते हो, Q का मान निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखो बच्चों इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? वो आपका है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। और जो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती है उसको ऊर्जा घनत्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? ऊर्जा घनत्व। ठीक है, सिंपल सा आर्टिकल है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। मैं हेडिंग लगा देता हूँ। हेडिंग क्या है? हेडिंग आपका ये है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा, या ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों। क्या होती है? ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और जो एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्जा घनत्व। यानी आपको क्या चाहिए? ऊर्जा घनत्व। क्या चाहिए आपको? ऊर्जा घनत्व। ध्यान से सुनना। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र में क्या होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में होती है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र में क्या होती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो आपका द्रव्यमान बनाता है, ठीक है। और उस द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वीय क्षेत्र बनता है उसमें ही निहित होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र कौन बनाएगा? आवेशीय आवेशों का वितरण। तो हमें आवेशीय आवेशों का एक वितरण लेना होगा। उसके चारों ओर क्या बन जाएगा? विद्युत क्षेत्र। फिर उस विद्युत क्षेत्र में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है हमें उसका मान निकालना है। ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल से चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए आपके पास क्या है बच्चों? आपके पास एक चालक खोखला गोला है। ठीक है जी। क्या है आपके पास? चालक खोखला गोला। ध्यान से देखना, आपके पास एक चालक खोखला गोला है। ये मैंने चालक खोखला गोला ले लिया बच्चों, और इसका जो त्रिज्या है मैं ले लेता हूँ R, और ये इसका क्या है बच्चों? सेंटर। ठीक है। इसको आपने चार्ज दिया। आपको पता है बच्चों सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ आ जाना है? इसके सतह पर आ जाना है, क्योंकि ये चालक है। और पृष्ठ आवेश घनत्व का मान मैंने कितना बता दिया आपको? सिग्मा। अब आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आप इसको चार्ज होगे तो बच्चों चार्ज का ये गोलीय वितरण हो गया, तो इसके चारों ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन इसके अंदर चालक है बच्चों, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बोलो कितना है? 0। तो आपसे पूछे सेंटर पे बताओ 0, आपसे पूछे यहाँ बताओ 0, आपसे पूछे यहाँ बताओ, देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, अंदर 0 है, अंदर 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहाँ होता है? बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो
अंदर आपका ई बराबर बोलो क्या है 0। ठीक है, अब बाहर देखते हैं, बाहर की कहानी देखते हैं। बच्चों एक चीज देखो, जैसे आप इसको चार्ज दोगे, चार्ज डेंसिटी दी सिग्मा है ना, तो इस चालक गोले पर बाहर की ओर एक विद्युत दाब कार्य करने लगेगा। बाहर की ओर बच्चों एक विद्युत दाब कार्य करने लगेगा, और उस विद्युत दाब का मान कितना होगा, तो आंसर है उसका मान होगा P बराबर कितना होगा बताओ, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप अभी अभी पढ़ के आए हो, है ना। और ये जो दाब है ये कहाँ लगता है, ये कहाँ लगता है बच्चों, बाहर की ओर, जो चालक के आकार में वृद्धि करने का प्रयास करेगा, चालक के आकार में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। ओके, ये दाब लगेगा। अब इस दाब के कारण इसकी सतह पे जो बल कार्य करेगा, बच्चों आप लोग एक चीज जानते हो, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या होगा, दाब गुणा क्षेत्रफल। तो सतह पर एक बल भी लगेगा, दाब बाहर की ओर लग रहा है तो बल भी बोलो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। तो ये वाले एरो जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा उसको भी बताते हैं, ये भी बाहर की ओर लगेगा, तभी तो शायद बढ़ेगा बच्चों, बल लगेगा। वो F बराबर होगा P। तो बोलो F बराबर क्या होगा, F बराबर क्या होगा, तो आंसर है F बराबर P का मतलब है सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा A। और ये R त्रिज्या वाला जो गोलीय चालक है, जो खोखला गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बच्चों जो A है वो कितना होगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो ये इस पर बाहर की ओर लगने वाला बल आ गया। क्या आ गया बच्चों, बाहर की ओर लगने वाला एक बल आ गया। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, ये जो आपका खोखला गोला है ना, खोखला गोला, इस पर हम लोग बाहर से एक बल लगाते हैं। अरे आपको क्या चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए, और मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, जब भी आपको ऊर्जा चाहिए तो किया गया वर्क डन निकाल लो बच्चों, वर्क डन निकाल लो, कार्य निकाल लो, कार्य ही ऊर्जा होता है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, बोलो क्या होता है बच्चों, आपका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। तो आपको वर्क डन निकालना है बस। तो देखो बच्चों, ये जो आपका चालक है, इस पर विद्युत बल कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर, है ना। विद्युत बल कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र भी कहाँ है, बाहर की ओर, इसके विरुद्ध किया गया कार्य। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस पर बच्चों इस विद्युत बल के विरुद्ध एक बाह्य बल लगाएंगे, चारों ओर से इस पर एक बाह्य बल लगाएंगे। ये बाल है, मान लीजिए बाल को आपको दबाना है, बाल को ऐसे से दबाना है, तो चारों ओर से हम लोग बाह्य बल लगाएंगे, ठीक है। और बाह्य बल लगाने के बाद मान लीजिए आपने क्या काम किया, इस खोखले गोले को आपने क्या काम किया बच्चों, आपने इसको dr दूरी से दबा दिया, मामूली सा इसको चारों ओर से दबा दिया, यानी संपीड़ित कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, संपीड़ित कर दिया, दबा दिया, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बल ने इस पर कितना कार्य किया। भाई आपने इस पे बाह्य बल लगाया चारों ओर से, किसके विरुद्ध लगाया, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लगाया, क्योंकि विद्युत बल कहाँ लग रहा था, बाहर की ओर, और आप दाब कहाँ लगा रहे हो, इसके बिल्कुल विपरीत लगा रहे हो। और आपने इसको मामूली सी छोटी सी दूरी dr से चारों ओर से क्या किया, दबा दिया, यानी संपीड़ित कर दिया आपने इसको, है ना, दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। तो बच्चों dr दूरी से दबाने हेतु आपने इस पे कितना वर्क डन किया, आपने कितना कार्य किया। तो कार्य की परिभाषा, मामूली सा दबाया तो मामूली सा कार्य किया है, और कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणा विस्थापन। तो dw बराबर आपका क्या होगा, FDR। और मैं कहता हूँ ना, जो वर्क है ना वही एनर्जी होता है, बस वर्क निकाल लो। तो dw बराबर आपका क्या आ गया, FDR, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से dw बराबर F, इसको दबाने के लिए आपको बच्चों इतना बल लगाना पड़ेगा, जो विद्युत बल है उसके बराबर का बल लगाना पड़ेगा। यदि उससे कम लगाओगे तो दबेगा ही नहीं है। तो एग्जैक्ट आप इतना लगा दोगे तो दब जाएगा, एग्जैक्ट आप इतना लगा दोगे तो ये दब जाएगा, है ना। इससे चीना सा एक्स्ट्रा लगाते हैं, इसका मतलब जो बाहर से आप बाह्य बल लगा रहे हो वो इस वाले विद्युत बल के मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो F का वैल्यू ये वाला पुट करोगे, क्या लिखोगे, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई R स्क्वायर, ये तो आपका फोर्स है, और इनटू बोलो क्या है, dr।
यहाँ से देखो बच्चों डी डब्ल्यू बराबर, इसको मैं लिख रहा हूँ सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली जो चीज़ है इसको मैं लिख रहा हूँ डीवी। क्या लिख रहा हूँ बच्चों? डीवी। इसको बोल रहा हूँ मैं 3 नंबर। मैंने बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर गुणा डी आर, इसकी जगह क्या लिख दिया? डीवी। क्यों लिख दिया? क्योंकि बच्चों एक फार्मूला होता है कि क्षेत्रफल गुणा मोटाई, क्षेत्रफल गुणा मोटाई ये क्या होता है? आयतन। क्षेत्रफल गुणा मोटाई ये क्या होता है? आयतन। ये जो गोला था इसकी त्रिज्या बोलो कितनी थी? आर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। आपने इसको डी आर दूरी से दबा दिया, डी आर दूरी से दबा दिया। कितनी दूरी से दबा दिया? डी आर दूरी से, यानी इस मोटाई से आपने इसको दबा दिया, इस मोटाई से आपने इसको दबा दिया, इस मोटाई से आपने इसको दबा दिया। तो बच्चों ये जो छायांकित भाग है, ये वाला छायांकित भाग है, मैं आपसे पूछूं कि इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम कितना है? तो मामूली सा वॉल्यूम है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? डीवी से। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? तो आंसर है बच्चों आयतन किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? इसका उत्तर है क्षेत्रफल गुणा मोटाई। इसका क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। और ये वाला भाग जिसका मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूँ उसकी मोटाई कितनी है? बोलो डी आर। तो डीवी बराबर मैंने क्या लिखा है? 4 पाई आर स्क्वायर गुणा डी आर। अब मैं यहाँ डीवी के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। ये डीवी क्या है? तो डीवी बच्चों एक तो क्या है बोलो? आयतन में कमी है, गोले के आयतन में कमी है, आयतन में कमी है। और इसके अलावा एक बात और है, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि है, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि है, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि। ध्यान सुनना, डीवी जो है वो गोले के आयतन में कमी है। इस गोले को आपने दबा दिया तो ये इतने वाला वॉल्यूम इसका कम हो गया, तो गोले के आयतन में तो कमी है, लेकिन ये डीवी जो है वो विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि है। ये बात समझने वाली है, इस बात को आप ध्यान से सुनो। भाई आप लोग जानते हो, जैसे इस चीज़ को मैं बच्चों यहाँ दिखाता हूँ, देखो यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों आपके पास मान लीजिए, ये इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये आपके पास एक चालक गोला था, इसको आपने देखो बच्चों 4 दिया है ना, 4 दिया, ठीक है। तो इसके 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, यहाँ 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 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। जहाँ जहाँ ये लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको दबा दोगे, देखो इसको आपने ऐसे दबा दिया तो ये वाला चार्ज यहाँ आ गया, देखो बच्चों यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाले बिंदु जो कभी अंदर हुआ करते थे, अब ये इस गोले के कहाँ आ गए? बाहर आ गए, बाहर आ गए। तो इसमें भी देखो, इसमें भी देखो बच्चों, ये जो छोटा सा आयतन मेरा डीवी बन गया, इसमें भी देखो बच्चों अब विद्युत क्षेत्र आ गया, इसमें भी देखो विद्युत क्षेत्र आ गया, क्योंकि अब ये बिंदु गोले के कहाँ आ गए? बाहर। तो पहले ये बिंदु देखो, ये नीले कलर वाले जो पॉइंट्स है ये गोले के क्या थे? अंदर थे। लेकिन गोले को दबा दिया तो ये गोले के कहाँ आ गए? बाहर आ गए, बाहर आ गए। तो अब यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र आ गया बच्चों। अब यहाँ पर भी देखो, ये वाला जो भाग है इसमें भी क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र आ गया। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के इतने भाग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये जो छायांकित वाला भाग है, इसका आयतन यदि डीवी है तो पहले इस आयतन में विद्युत क्षेत्र नहीं था, केवल इसके बाहर था। लेकिन अब इसमें भी विद्युत क्षेत्र आ गया। इसका मतलब इतने भाग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो बच्चों ये क्या है? विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि। क्या है ये? विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, यानी इतने भाग में अब विद्युत क्षेत्र क्या हुआ? बढ़ गया। ओके, आपने डी डब्ल्यू ये निकाल लिया, डी डब्ल्यू बराबर आपका ये आ गया। अब देखो बच्चों मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ। आप लोग तो जानते हो बच्चों, वर्क ही क्या होता है? एनर्जी होता है। वर्क ही एनर्जी होता है। किया गया कार्य आपने वर्क कर दिया, किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब डी यू बराबर आपका क्या होगा? डी डब्ल्यू, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, डी यू बराबर बोलो, डी डब्ल्यू का मान देखो ये रहा, क्या है? सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और गुणा में बोलो क्या है? डीवी। तो ये तो आपका आ गया विद्युत ऊर्जा। आपको एकांक आयतन में चाहिए तो डी यू बटा डीवी, यानी ऊर्जा बटा आयतन, ये एकांक आयतन में हो गया। ये बोलो कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाली चीज एकांक आयतन में ऊर्जा है, ऊर्जा घनत्व जिसको बोलते हैं, और इसको U और जड़ में क्या लिख दिया? V से हम लोग लिख देते हैं। तो du बटा dv को आपने किससे लिख दिया? uv से। तो uv बोलो कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको बच्चों मैं बोल देता हूँ 4। और ये 4 नंबर जो है, ये आपका 4 नंबर जो समीकरण है,
यही आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व है। यानी ये इस वाले आयतन में आपने जो वर्क डन किया था वो वाला है ये, ठीक है। तो यूवी बराबर क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी आ गई, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरह से इस आर्टिकल को हमें कर लेना है। रिजल्ट बड़े आसान है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, आपको याद है क्या? इलेक्ट्रिकल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, चार्ज देते ही सतह पे बल दाब लगना स्टार्ट हो गया था और उस दाब का मान कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ऊर्जा घनत्व का मान भी कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फार्मूला याद रख लोगे तो दो चीजें आपको आने लग जाएगी। एकांक आयतन में स्टोर हुआ एनर्जी कितना, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज देने पर इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर डेवलप होता है उसका वैल्यू भी कितना है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। इसके साथ बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चैप्टर 1 का एक छोटा सा टॉपिक है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप, उसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना अधिक है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।